दोस्तों नमस्कार। आज से अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्रारंभ कर रहा हूं। इस वीडियो में आप जो आधार बिंदु हैं जिनको आप पूरे सिलेबस में देखेंगे, इस वीडियो में आप उससे रूबरू होंगे। अवधारणा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आवश्यकता क्या है, क्या मुद्दे हैं, कूटनीति क्या होती है, रणनीति क्या होती है, अन्य चीज़ों के बारे में आज आप देखेंगे। आज के वीडियो से आपको संपूर्ण सिलेबस की रूपरेखा समझ में आ जाएगी। इसके बाद जब शुरू होगा तो आपको काफ़ी रोचक भी लगेगा, और चूंकि सिलेबस में है तो आपको पढ़ना तो है ही। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में चर्चा करें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्थान पे आज के समय में इसको वैश्विक संबंध कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। इसका कारण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जहाँ तक बात होती है, यह एक सीमित अवधारणा है। सीमित अवधारणा का अर्थ है कि जहां पर संबंध या जहां पर जो हित होते हैं या जहां पे जो समस्याएं होती हैं वो दो या दो से अधिक या कुछ सीमित राष्ट्रों तक ही सीमित होती हैं। वहां पे जो संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। लेकिन वैश्विक संबंध मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल की जो समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या हो, ऊर्जा समस्या हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या हो, ये सभी वैश्विक समस्याएं हो गई हैं। इसलिए विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, 109, 190 या 200 के बीच जो राष्ट्र हैं, ये सभी राष्ट्र इन समस्याओं से ग्रसित हैं। इसलिए जो प्रयास होंगे, जो सहयोग होगा, जो संबंध होगा, समस्त राष्ट्रों के मध्य होता है। इसलिए वैश्विक संबंध कहना ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है आज के संदर्भ में देखा जाए। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करें तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंध होता है। यह संबंध किस पर आधारित होता है दोस्तों? हितों पर आधारित होता है। आप किसी भी व्यक्ति से संबंध क्यों बनाते हो? क्योंकि आपके कुछ हित होते हैं, कुछ स्वार्थ होता है उसमें, ठीक है ना। निस्वार्थ प्रेम, स्पिरिचुअल लव, ये सब भूल जाइए। यहां पे अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो बात होती है वो हितों की होती है। बिना हित के दो राष्ट्रों के मध्य संबंध नगण्य है या थोड़े बहुत देखे जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो अध्ययन का विषय नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे आईआईटी का एक लड़का है, एक लड़का जो है एमबीबीएस तैयारी कर रहा है, तो दोनों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने कोई मतलब नहीं है। लेकिन दो लड़के अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो संबंध वहां पर है, वहां पे हितों में परस्पर संघर्ष है, ठीक है ना। तो इसी तरह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हितों के दो स्वरूप पाए जाएंगे। या तो हितों में विचलन, ये हितों में क्या होगा, संघर्ष देखा जाएगा, परस्पर हित टकराएंगे, वहां पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। या फिर उस हित में दोनों का ही समान रूप से सहयोग अपेक्षित होगा, तो वहां पे सहयोग की भावना पाई जाएगी, वहां पे संघर्ष के स्थान पे सहयोग पाया जाएगा। जब हित टकराएंगे नहीं, बल्कि दोनों के हित आपस में संलग्न होंगे। तो विश्व में 190 से 200 के मध्य छोटे या बड़े राष्ट्र राज्य हैं। उन्हीं के मध्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य जो संबंध बनता है वो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय संबंध होगा। यदि पहले की बात करें, परंपरागत रूप से देखें, तो चूंकि राष्ट्र राज्य में चार चीजें सम्मिलित होती है। निश्चित भूगोल होना चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए उस भूगोल में निवास करने वाली। तीसरा, सरकार होना चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभुता युक्त सरकार होनी चाहिए। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि अपने राज्य क्षेत्र में अर्थात अपने भूभाग में निर्णय लेने की असीम क्षमता, कोई और उसमें दखलंदाजी न कर सके, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। तो यह सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए, जो कि उस निश्चित जनसंख्या, जो कि उस निश्चित भूभाग पर निवास करती है, उस पर शासन करे। शासन अर्थात सेवा से भी ले सकते हैं और प्रशासन से भी ले सकते हैं। और इस जनसंख्या के लिए किस तरह की सेवा करेगी यह सरकार? संप्रभु सरकार किस तरह की शासन करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, विकास सुनिश्चित करती है और न्याय प्रदान करती है। तो सुरक्षा में दो प्रकार की सुरक्षा आती हैं, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा।
परंपरागत रूप से देखें तो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा जो रही है विदेश नीति का विषय रहा है, जबकि आंतरिक सुरक्षा, विकास और न्याय ये घरेलू विषय रहे हैं। अगर वैश्वीकरण उदारीकरण के पहले की बात करें तो भारत की कमोबेश यही स्थिति रही है कि बाह्य सुरक्षा जो रहा है मुख्यतः विदेश नीति का विषय बाह्य सुरक्षा रही है, बाकी आंतरिक सुरक्षा, विकास और न्याय ये घरेलू विषय रहे हैं। लेकिन वैश्वीकरण उदारीकरण के बाद यह अवधारणा पूरी तरह परिवर्तित हो गई। अब आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों विदेश नीति के विषय हो गए हैं, क्योंकि आर्थिक एकीकरण हो गया है, सांस्कृतिक एकीकरण हो गया है पूरे विश्व का। तो अब आंतरिक और बाह्य में दोनों सुरक्षा में अंतर बहुत कम हो गया है या फिर समाप्त हो गया है। तो 1991 के पूर्व भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बाह्य आक्रमण से अपनी सुरक्षा करना था, किंतु 1991 के बाद वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के दौर में वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तन के कारण घरेलू व विदेशी विषयों में अंतर समाप्त होने लगा। वैश्विक गांव की संकल्पना उत्पन्न होने लगी। अब हर कोई कहीं भी रहे, कोई घटना कहीं भी घटित हो उससे प्रभावित होए बिना नहीं रह सकता है, यह आज की व्यवस्था है। तो अब सुरक्षा को विकास का पर्याय मान लिया गया है। अब सुरक्षा और विकास में फर्क नहीं रह गया है, अर्थात आंतरिक व बाह्य सुरक्षा दोनों में अंतर समाप्त हो गया, या फिर इनसे जुड़ी रणनीतियों में, इससे जुड़ी नीतियों में जो अंतर देखा जाता था वो अब धीरे धीरे पटने लगा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सूचना क्रांति ने और अधिक प्रेरित किया। फलस्वरूप आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया भी मजबूत हुई, जिससे कुछ नई चुनौतियां उत्पन्न हुई। ये चुनौतियां क्या क्या हैं? आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण से क्या चुनौती उत्पन्न हुई दोस्तों? इसमें व्यापारिक नियम बनाने वाला जैसे WTO हो गया, निवेश नियम कौन बनाता है? IMF बनाता है। विकास के नियम कौन बनाता है? विश्व बैंक बनाता है। लेकिन इन तीनों के लिए कौन नियम बनाएगा, इन तीनों पर किसका नियंत्रण होगा, यह एक संघर्ष का विषय है, यह विदेश नीति का विषय है। इसी तरह वैश्विक व्यापार की बात करें तो ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं सैकड़ों की संख्या में। इनसे जुड़े जो नियमन हैं उससे जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यह भी एक मुद्दा है। यह एक वैश्विक नीति या विदेश नीति का विषय है। इसमें क्या होता है? बड़े राज्य और छोटे राज्यों के संघर्ष देखे जाते हैं। बड़े राज्य अपना प्रभाव यहां पर दिखाते हैं, अपने अनुसार नियम कानून बना लेते हैं, जो कि छोटे राज्यों पर लागू होना बाध्य किया जाता है और छोटे राज्य इसका विरोध करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि छोटे राज्य इन नीतियों का विरोध करने में समर्थ या सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यह एक बड़ा मुद्दा है, यह एक बड़ी समस्या है, चुनौती है। इसके अलावा प्रवसन व सुरक्षा की चुनौती, अर्थात प्रवसन। वैश्वीकरण के युग में दोस्तों प्रवसन से जुड़ी समस्या दोस्तों नई नहीं है। कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नागरिकों की हत्या की जा रही थी, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। एक फिल्म भी आई थी बॉलीवुड में, आपने देखा होगा, नजदीक से जाना होगा उस फिल्म को देखने के बाद कि क्या एक्चुअल में वहां हो रहा था। कुछ और मूवीज आई थी इस पर आधारित। तो चूंकि वैश्वीकरण के समय में लोगों का आवागमन ज्यादा हो रहा है, प्रवसन ज्यादा हो रहा है, लोग दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, वहां पे बस रहे हैं, तो उनके साथ उस देश में यदि भेदभाव हो रहा हो या फिर उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, तो जो उनका मूल देश है उसको क्या करना चाहिए, यह एक चुनौती है। तो इस प्रवसन ने न सिर्फ सुरक्षा बल्कि मानवाधिकार को भी एक वैश्विक मूल के रूप में स्थापित कर दिया है। और सभी राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार घोषणा पत्र है 1948, उसके मानदंडों के अनुसार कार्य करें। लेकिन यहां पर चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कब उत्पन्न हो जाती हैं? जब कोई राज्य अपने ही नागरिकों के साथ भेदभाव करता है और उसके खिलाफ कोई कानून या उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो कोई मजबूत राष्ट्र
या सुरक्षा परिषद का कोई एक राष्ट्र उसका समर्थन कर देता है, वीटो कर देता है और वह प्रस्ताव गिर जाता है। जैसे आप दो राष्ट्रों के संबंध में इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे इजराइल का समर्थन कौन करता है? अमेरिका करता है। हाल ही मानवाधिकार से इजराइल अमेरिका दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया मानवाधिकार संगठन से। तो इसी तरह उत्तर कोरिया को यदि देखा जाए तो उसका समर्थन हमेशा चीन ने किया, कभी भी प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। तो यह एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं जो विश्व के सभी देशों को प्रभावित करती हैं, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण, बीमारी किससे? प्रवसन से। एक जगह का व्यक्ति है, वहां उसको कोई बीमारी हुई, वो किसी अन्य देश गया तो वहां बीमारी फैल गई, तो यह भी एक समस्या उत्पन्न हुई, वैश्विक चुनौती है। तो आतंकवाद के मुद्दे में देखा जाए दोस्तों, तो यहां पे भी अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद जैसी अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। कोई राष्ट्र अपने हितों के अनुसार आतंकवाद का कहीं पर समर्थन करता है, तो कहीं पर जहां पे उसके हित नहीं रहते हैं वहां पे आतंकवाद को बुरा मानता है, उसका विरोध करता है। भारत जैसे देश इसी नीति का विरोध करते हैं, इसी अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के फर्क को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु दृष्टिकोण भी वैश्विक होना चाहिए और हर राष्ट्र को इस जो संकीर्ण विचारधारा है, जो संकीर्ण हित हैं, इनसे ऊपर उठ करके व्यापक मानव हितों हेतु कार्य करना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है, अधिकतर राष्ट्र वैश्विक संघर्ष को अपने राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में देखते हैं, और जिससे ये समस्याएं जो हैं दोस्तों हल होने के बजाय और भी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस में अध्ययन का विषय यही चुनौतियां रहेंगी, और इनके संबंध में जो विदेश नीति है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो क्षेत्रीय संगठन हैं, और भारत का अपने पड़ोसियों के साथ संबंध और अंतरराष्ट्रीय संगठन या संधि में भारत का क्या वहां पर हित है, किस तरह से भारत कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके प्रभाव, ये सब हम इनका आकलन करेंगे पूरे सिलेबस में। तो इन परिस्थितियों में दोस्तों वैश्विक मूल्यों व नियमों का निर्धारण कौन करेगा, इसको लेकर राष्ट्रों के मध्य संघर्ष विद्यमान रहता है। जैसे आपने देखा, परिस्थितियां देखी, चुनौतियां देखी, इनके बारे में नियम कौन बनाएगा, नियंत्रण कौन रखेगा, इसको लेकर राष्ट्रों के मध्य पूरे विश्व में संघर्ष विद्यमान रहता है। और किस तरह का संघर्ष रहता है दोस्तों? एक राष्ट्र करे, अर्थात ये नियंत्रण या ये जो नियम बनाए, यह एक राष्ट्र बनाए, ऐसा कौन चाहता है? यूएसए चाहता है, और यह एक ध्रुवीय विश्व की डिमांड रखता है। अमेरिका के अनुसार एक ध्रुवीय विश्व होना चाहिए, अर्थात वही सर्वशक्तिमान होना चाहिए, और वही इन संस्थाओं का, इन समस्याओं के संबंध में नियम कानून का नियंत्रण, मूल्य, ये सब उसके द्वारा निर्धारित होने चाहिए। वहीं कुछ राष्ट्र करें, ऐसा कौन चाहता है? रूस, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये ऐसे राष्ट्र राज्य हैं जो चाहते हैं कि बहुध्रुवीय विश्व हो, अर्थात इनका जो है नियमन, नियंत्रण कुछ राष्ट्र करें, कुछ मजबूत या शक्तिशाली राष्ट्र करें। इसलिए यह बहुध्रुवीय विश्व की डिमांड रखते हैं, बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना रखते हैं। और तीसरा, सभी राष्ट्र करें, यह एक लोकतांत्रिक विश्व की डिमांड यहां पर रखी जाती है, जो भारत और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था यूएनओ और भारत के द्वारा लोकतांत्रिक विश्व की डिमांड या मांग रखी जाती है, अर्थात सभी राष्ट्र इसमें सम्मिलित हों, सभी राष्ट्र सहभागी हों, सभी राष्ट्र नियम बनाएं और उन पर लागू हों, यह ऐसी संकल्पना रखते हैं। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध में या वैश्विक संबंध में हमेशा संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सर्वोपरि बताता है, एक ध्रुवीय विश्व की मांग रखता है,
वहीं कुछ राष्ट्र बहुध्रुवी विश्व की बात करते हैं, वहीं भारत और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अन्य देश वो क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक विश्व की मांग रखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसका उद्देश्य होता है दूसरे के निर्णय को अपने हितों के अनुकूल बनाने हेतु नीति बनाना। यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य होता है। जो हित होता है इसके केंद्र बिंदु में होता है, उसी के इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उत्पत्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संबंधों का जो स्वरूप होता है हितों पर आधारित होता है। जैसा हमने बताया, हितों में जहां पे सहभागिता होगी वहां सहयोगात्मक स्वरूप पाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। हितों में जहां अंतर विरोध होगा, जहां हित आपस में टकराएंगे, वहां पे तनावपूर्ण सहयोग स्वरूप देखा जाएगा। वहीं जहां पे हितों की तटस्थता रहेगी, जहां पे हित टकराएंगे नहीं, न तो साथ में सहभागी होंगे, वहां पर यह अध्ययन का विषय नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया आईआईटी और एमबीबीएस के छात्रों का, तो इनमें न तो हित टकरा रहे हैं न तो सहभागी हैं, तो इसलिए यहां पर संबंध जो है अध्ययन का विषय नहीं होंगे, ये निजी विषय होंगे। सहयोग के साथ देखिए, सहयोगात्मक और तनावपूर्ण में भी दो तरह के सहयोग देखे जाते हैं, सहयोग के साथ तनाव और तनाव के साथ सहयोग। जैसे सहयोग के साथ तनाव भारत और अमेरिका के मध्य, अभी तो भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग बहुत ज्यादा हो गया है। आज से यदि 10 साल पहले देखा जाए तो सहयोग के साथ तनाव की स्थिति थी भारत और अमेरिका के मध्य। जहां पे पाकिस्तान का मुद्दा आता था वहां पे अमेरिका, वहां पर तनाव की स्थिति आ जाती थी, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्र में सहयोग, अन्य सहयोग के क्षेत्र में सहयोग की स्थिति हो जाती थी। लेकिन तनाव के साथ सहयोग कहां है, इंडिया और चाइना में। यहां पे तनाव ज्यादा है, सहयोग कम है, लेकिन इसका भी स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, तनाव की स्थिति में निर्णय लेना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। जहां सहयोग होता है, जहां पर वहां पर निर्णय लेना आसान होता है, सरल होता है, क्योंकि सहभागिता से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन तनाव की स्थिति में निर्णय लेना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। यहां पर निर्णय लेते समय दोस्तों लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। लागत लाभ विश्लेषण मतलब, लागत की बात यदि की जाए, कोई देश लागत के विषय में अगर कोई ध्यान में रखता है कोई बात, तो क्या ध्यान में रखता है कि जनधन की कितनी हानि होगी प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से मनोबल की कितनी हानि होगी। और यदि लाभ इससे अधिक है, अर्थात लागत जितना हमको लग रही, जहां जनधन की हानि ज्यादा है, मनोबल ज्यादा क्षीण हो रहा है, या खतरा ज्यादा है क्षीण होने का, या जनधन की विकराल या बहुत ज्यादा हानि होने की संभावना है, लेकिन लाभ कम है, वहां पे कूटनीति के द्वारा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जहां पे लागत लाभ से बहुत कम रहेगा, जहां पे जनधन की हानि बहुत कम होगी, मनोबल वहां से मजबूत होगा राष्ट्र का, वहां पे युद्ध का विचार किया जाएगा। युद्ध के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की बात की जाएगी। जैसे अमेरिका ने कुछ कंट्रीज के साथ किया, वहां पे अमेरिका की लागत कम लगी और लाभ ज्यादा हुआ। वहां के तेल व्यापार पर पूरा नियंत्रण हो गया अमेरिका का। वहां पे अमेरिका ने युद्ध की नीति अपनाई, जिसको हार्ड पावर की संज्ञा दी जाती है। वहीं जहां लागत लाभ से अधिक हो जाता है, वहां पे कूटनीति, सॉफ्ट पावर की नीति अपनाई जाती है। यहां पर बिना युद्ध के सापेक्षिक अग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। क्यूबा में देखा गया, वहां पे सापेक्षिक अग्रता किसी राष्ट्र ने हासिल की। इसी तरह अफगानिस्तान में अमेरिका ने युद्ध की नीति अपनाई, वहां पे सापेक्षिक अग्रता हासिल की, लेकिन कूटनीति के द्वारा नहीं, वहां युद्ध के द्वारा। तो नीति में जब युद्ध की नीति अपनानी है या कूटनीति अपनानी है, इसका निर्णय लेते समय लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। अब आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए आप। ये तो रही परिचय की बातें। आपको यह पता चल गया होगा कि किस तरह से अध्ययन हमको करना है।
बहुत सरलता से आप अध्ययन करेंगे। संबंधों के यही स्वरूप होते हैं, यही समस्याएं होंगी पूरे सिलेबस में आपके, इन्हीं पर चर्चा होगी। मुद्दे क्या क्या होंगे यही हमको देखना है, उन मुद्दों पर क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या हो चुकी हैं और भविष्य में क्या होंगी। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आपको 4 इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। पहले में भारत एवं पड़ोसी देशों से संबंध, फिर है दूसरा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित व भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, फिर है तीसरा भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित व विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संस्थान और संगठन। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये 4 आपको, ये पूरा सिलेबस है आपका जो सेकंड पेपर में दिया हुआ है, यही हम आपको पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। वैसे तो अंतरराष्ट्रीय संबंध एक बड़ा सिलेबस है अपने आप में, लेकिन जो सिलेबस आपका दिया हुआ है इसी के अंतर्गत ही आपकी पढ़ाई होगी। क्योंकि युद्ध की बात की जाए तो आज के समय में लगभग अप्रासंगिक हो गया। आज के परमाणु युग में तो युद्ध की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो गई है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, या यूं कहें कि बिल्कुल कगार पे थे युद्ध के, लेकिन कहीं न कहीं परमाणु युग ही एक ऐसा आज कारक बन गया है या एक बिंदु बन गया है जहां पर आकर के युद्ध टल जाता है। तो युद्ध की संकल्पना आजकल एक अप्रासंगिक एलिमेंट या तत्व हो गया है। तो मुख्यतः आधार बिंदु जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का है या निर्णय का है वो क्या है? कूटनीति है। अब समस्त राष्ट्र कूटनीति के द्वारा दूसरे राष्ट्र को पराजित करना चाहते हैं। भारत भी हाल ही में अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा या कूटनीति के द्वारा कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सफल रहा है, खासकर पाकिस्तान के मुद्दे में, पाकिस्तान को अलग थलग करने में, वैश्विक सहयोग प्राप्त करने में, आतंकवाद के विषय पे। तो दोस्तों, कूटनीति वह माध्यम है जिसके द्वारा बिना युद्ध लड़े विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। कूटनीति का राजनीति से भी संबंध है। कैसे संबंध है? राजनीति क्या करती है दोस्तों? ये उपकरण है सत्ता प्राप्त करने का। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति राजनीति करके सत्ता प्राप्त करता है, देश की सत्ता पे काबिज होता है, सरकार बनाता है, और फिर वही विदेश नीति का संचालन करने लगता है। तो इसलिए कूटनीति के जो अभिकर्ता होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं सत्ता के स्वरूप के साथ। तो उसी तरह विदेश नीति भी उसकी हो जाती है। जैसे इंग्लैंड में 2 पार्टियां जो प्रमुख हैं, उन दोनों की विचारधाराओं में बहुत फर्क है। तो जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो परिवर्तन भी नजर आते हैं। इसी तरह अमेरिका में है, यूएसए में भी है, पर्याप्त परिवर्तन देखे जाते हैं। इसी तरह भारत में भी है। वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट में आप अलग ही विदेश नीति देख रहे होंगे। इसके पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अलग विदेश नीति। हालांकि विदेश नीति के लक्ष्य वही थे, लेकिन जो कूटनीति है, जो माध्यम है, जो तरीके हैं, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो राजनीति की प्रकृति व स्वरूप में परिवर्तन के साथ कूटनीति के अभिकर्ता भी परिवर्तित हो जाते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व 2 ध्रुवी से 1 ध्रुवी हो गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कूटनीति की प्रकृति व स्वरूप पर पड़ा। बहुत प्रभाव पड़ा। एक ध्रुवी, जब 2 ध्रुवी विश्व था दोस्तों, शीत युद्ध काल में कुछ राष्ट्र रूस के साथ चले गए, कुछ राष्ट्र अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ चले गए। जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र अमेरिका के साथ थे उनको अमेरिका का सहयोग प्राप्त हुआ, वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में रहे। वहीं जो राष्ट्र उस समय सोवियत संघ की तरफ थे, उस विचारधारा की तरफ थे, उनको कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ा या फिर उपेक्षित हुए। भारत जैसे देश दोस्तों गुटनिरपेक्ष होने के कारण उनको
कोई बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा या अच्छा असर नहीं मिला। हालांकि अमेरिका कुछ समय तक नाराज रहा भारत से, लेकिन बाद में चूंकि भारत के पास ताकत है, बड़ा बाजार है, इसलिए कोई भी राष्ट्र भारत को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। दूसरी बात है, भारत की जो हिंद महासागर में अवस्थिति है, हम आगे पढ़ाएंगे, इतनी मजबूत है, इतनी शक्तिशाली है कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है और रहेगा जब तक हिंद महासागर का अस्तित्व रहेगा, जब तक भारत की एक केंद्रीय स्थिति बनी रहेगी जो कि सार्वभौमिक है। आगे हम पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में भी, जब तमाम मुद्दों को पढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों, जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण, आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे आ गए तो कूटनीति में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। तो सामान्यतः कूटनीति जो होती है दोस्तों, दो या दो से अधिक राष्ट्र राज्यों के मध्य के संबंधों संबंधित होती है। ऐसी यही परंपरागत विचारधारा मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब गैर राज्यीय कारक भी कूटनीति कर रहे हैं। कूटनीति के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण इनकी भूमिका अब हो गई है। गैर राज्यीय कारक दोस्तों, जैसे गैर सरकारी संगठन, तमाम गैर सरकारी संगठन है, जैसे ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो ऐसी संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, अपने रिपोर्ट के माध्यम से किसी राष्ट्र की कमी को दर्शा करके उसके ऊपर दबाव बना रही हैं कि नहीं, आपको सुधार करना होगा। तो इसके अलावा आम नागरिक भी हैं, उनके द्वारा भी कूटनीति हो रही है। कोई विशेष मुद्दा उठाकर या फिर कोई दूसरा राष्ट्र किसी आम नागरिक का इस्तेमाल कर रहा है अपने विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे हाल में देखा गया, नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ हो गया, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मानवाधिकार संगठन है। इसके अलावा मीडिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अभी तो हाल में मीडिया इस समय सबसे, मैं कहता हूं सबसे दबाव, अगर सबसे ज्यादा बनाने का अगर कोई कार्य कर रहा है तो मीडिया। हाल ही में ऐसा लगा कि मीडिया युद्ध करा देगा। तो ये सभी अब कूटनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा इनका हो गया है, महत्वपूर्ण भूमिका हो गई इनकी। कूटनीति में गैर राजकारकों की भूमिका के विकास का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, भूमंडलीकरण व उदारीकरण की प्रक्रियाएं हैं। इससे जो राष्ट्र की समस्याएं थी, जो राष्ट्र की चिंताएं थी, जो राष्ट्र के मुद्दे थे, जो राष्ट्र के लक्ष्य थे, वो वैश्विक मुद्दों में तब्दील हो गए। और इसलिए कूटनीति में गैर राजकारकों की भूमिका भी इसी तरह विकसित हुई। इस कूटनीति के कई प्रकार पाए जाते हैं दोस्तों। इन प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं दो दो लाइनों में। सार्वजनिक व गोपनीय कूटनीति, जो राष्ट्र की सरकारें हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके मध्य या उनको जो चलाने वाले शासक हैं, कार्यकर्ता या अभिकर्ता हैं, जो सार्वजनिक स्थल है उस पर जो होने वाली बैठक होती हैं, उसके माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं, ये सार्वजनिक कूटनीति के अंतर्गत आती हैं। वहीं गोपनीय कूटनीति का भी अपना महत्व है। गोपनीय रूप से ये संपन्न की जाती हैं। कई जटिल, कठिन और विवादित मुद्दों पर गतिरोध तोड़ने के लिए इस कूटनीति का सहारा लिया जाता है। जैसे भारत चाइना के मध्य अभी 6-7 महीने पहले देखा गया था, जब डोकलाम मुद्दा उठा था। तो इसके अलावा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय कूटनीति होती है दोस्तों। यह क्या होता है? जब दो अभिकर्ता हों, दो राज्य या दो गैर राज्य हों, उनके बीच संपन्न जब कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कूटनीति की जाती है, तो इसको द्विपक्षीय कूटनीति कहते हैं। और दो से अधिक अगर होंगे तो, जैसे G20 हो गया, कोई समूह हो गया, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कोई समूह हो गया, इनके मध्य कोई निर्णय लिया जाता है, तो यह बहुपक्षीय कूटनीति हो गया। इसके अलावा शिखर सम्मेलन कूटनीति आप जानते हैं, शिखर वार्ताएं होती हैं
G20 शिखर सम्मेलन होता है, G8 शिखर सम्मेलन होता है, आसियान शिखर सम्मेलन होता है, सार्क शिखर सम्मेलन होता है। इसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की तलाश करना, यह शिखर सम्मेलन कूटनीति कहलाती है। भारत जैसे देश इसका प्रयोग करते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक कूटनीति, ये क्या होता है दोस्तों? औपचारिक मतलब विधिवत रूप से जो राजनयिक होते हैं उनकी बैठकों या उनके आयोजनों से या पूर्व निर्धारित किसी विषय से, उससे संबंधित आधार पर जब कूटनीति की जाती है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो औपचारिक कूटनीति कहलाती है। वहीं अनौपचारिक बैठकें जब होती हैं, उसके माध्यम से कोई निर्णय लिया जाए तो वह अनौपचारिक कूटनीति कहलाएगी। औपीड़क कूटनीति और गनबोट कूटनीति दोस्तों, देखिए गनबोट कूटनीति जो है दोस्तों, यह औपीड़क कूटनीति का ही अगला भाग है। अभी हाल ही में ये दोनों कूटनीति आपको भारत पाकिस्तान के मैटर में देखने को मिला। भारत ने सबसे पहले औपीड़क कूटनीति अपनाई पाकिस्तान के प्रति, और फिर गनबोट की कूटनीति अपनाई। औपीड़क कूटनीति में क्या होता है दोस्तों? यहां पे जब तनाव चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, अभी जब पुलवामा में अटैक हुआ तो भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव चरम बिंदु पर पहुंच गया, तो फिर भारत ने इस कूटनीति के अंतर्गत अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया बॉर्डर पे। तमाम तरह के राजनेताओं के द्वारा, से मोदी जी के द्वारा कुछ बोला गया कि बहुत बड़ी गलती कर दी है पड़ोसी देश ने, तो एक प्रकार से भय बनाया जाता है कि वह भय बनाया कि आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करे। और जब पाकिस्तान यह मानने में असमर्थ हो गया, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने सबूत मांगे और उन्होंने एक प्रकार से इनकार किया कि उसकी भूमि पर कोई भी ऐसी गतिविधि संचालित नहीं होती। तब भारत ने गनबोट की कूटनीति अपनाई, अर्थात यहां पर बल प्रयोग कर दिया अपनी वायुसेना भेज करके। तो वायुसेना भेजने के बाद जो हुआ आप सब जानते हैं, तो इसको गनबोट कूटनीति कहते हैं। यह औपीड़क कूटनीति का अगला भाग होता है, एक प्रकार से औपीड़क कूटनीति का ही एक भाग है। डॉलर कूटनीति दोस्तों, अमेरिका जैसे बड़े पश्चिमी राष्ट्र जो हैं इस तरह की कूटनीति का लाभ उठाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो विकासशील देश हैं उनको धन की सहायता देकर, आर्थिक सहायता देकर, आर्थिक मदद देकर के उनको अपने पक्ष में करते हैं, उनसे समर्थन हासिल करते हैं। आजकल चाइना बहुत ज्यादा कर रहा है, उसको डॉलर कूटनीति के अंतर्गत ही लाएंगे, हालांकि चाइना में अलग मुद्रा चलती है। उद्घोषणात्मक कूटनीति दोस्तों, यह क्या है? यहां पे कोई ऐसी उद्घोषणा कर दी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर हलचल मच जाती है, या फिर जिस देश पर वो प्रभाव पड़ना चाहिए उस देश पे प्रभाव वो पड़ जाता है। तो इसमें कोई उद्घोषणा ऐसी की जाती है जिससे राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। हाल ही में इमरान खान ने क्या किया, अपनी संसद में एक उद्घोषणा कर दी कि हम पीस एज अ पीस गेस्चर, हमारे जो फाइटर पायलट हैं उनको, मतलब भारत के फाइटर पायलट को एज अ पीस गेस्चर हम छोड़ रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। इससे उनका एक हित जो साध्य था, अर्थात हित को साधना था, वो था युद्ध को रोकना। युद्ध होने ही वाला था। हम तो कहते हैं कि अगर उस दिन यह निर्णय न लिए होते तो शायद युद्ध उसी दिन हो जाता या नेक्स्ट डे हो जाता, लेकिन ऐसा करके उन्होंने युद्ध को, जो युद्ध खड़ा था उसको तो टाल दिया कम से कम। अभी युद्ध हो ना हो बात अलग है, लेकिन तो इसको क्या कहते हैं, उद्घोषणात्मक कूटनीति कहते हैं। उद्घोषणा से कूटनीति वो सफल रही कहीं ना कहीं, और शांति जैसा कुछ नजर आया। यहां से डिमांड होने लगी अचानक कि ठीक है तो युद्ध नहीं होना चाहिए, भले ही दबे स्वरों में या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, लेकिन होने लगी। इसके बाद क्रिकेट कूटनीति आती है। तो क्रिकेट कूटनीति क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है, जो क्रिकेट खेलने वाले दो देश हैं समय समय पर एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। खासकर भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम देखा जाता है, ज़्यादा देश तो क्रिकेट खेलते नहीं हैं विश्व में, तो भारत पाकिस्तान से संबंधित एक प्रकार का यह विषय है। अक्सर देखा जाता है भारत पाकिस्तान से क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरह, क्रिकेट कूटनीति के तहत कई निर्णय लेता है कि क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे। अभी हाल में भी चल रहा था
या फिर संबंध बढ़ाने के लिए क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। तो दोनों तरह की, तो क्रिकेट कूटनीति। उपग्रह कूटनीति भी होती है। अभी भारत ने क्या किया था, सार्क देशों के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया। हालांकि पाकिस्तान विभिन्न कारणों से उसमें शामिल नहीं हुआ, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, लेकिन यह भी एक कूटनीति है। जो साथ के राष्ट्र हैं उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए। फिर है एक बहुत नया शब्द आया है, डिप्लोमेसी, हैशटैग या डिजिटल कूटनीति। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा थे उनको किसी अन्य माध्यम से नहीं दिया था निमंत्रण 26 जनवरी में आने के लिए। उसमें उन्होंने हैशटैग अर्थात उन्होंने ट्विटर पर एक प्रकार से डिजिटल माध्यम से उनको निमंत्रण दिया था, उसको स्वीकार भी कर लिया था बराक ओबामा ने। तो इसको क्या कहेंगे, डिजिटल कूटनीति कहेंगे। हैशटैग या डिप्लोमेसी इसको कहते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या डिजिटल तकनीक के माध्यम से जो कूटनीति की जाती है उसको आजकल बहुत चर्चा में है ये। इसके अलावा दोस्तों, इन सब के अलावा एक बहुआयामी या मल्टी ट्रैक कूटनीति भी चर्चा में है। इसमें विभिन्न स्तरों पर, कई स्तरों पर कूटनीति के माध्यम से या सम्मेलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से मामलों को सुलझाया जाता है, जटिल समस्याओं को सुलझाया जाता है, राष्ट्रीय जो हित हैं उनके सिद्धि का प्रयास किया जाता है। तो मल्टी ट्रैक कूटनीति, इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों स्तरों पर यह कूटनीति की जाती है, जिसमें कई ट्रैक्स होते हैं, कई आयाम होते हैं। जिसमें ट्रैक 1 में आएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से जब सरकार के स्तर पर कोई सम्मेलन के माध्यम से या फिर बैठक के माध्यम से कोई निर्णय लिया जाए। ट्रैक 2 में नागरिकों के स्तर पर कूटनीति की जाती है। ट्रैक 3 में व्यापारिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो देश के हैं उनके मध्य सहयोग के माध्यम से किया जाता है। ट्रैक 4 में दोस्तों निजी व्यक्तियों के मध्य, निजी व्यक्ति जैसे प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति है देश का, उसके माध्यम से। ट्रैक इसमें खासकर जो सांस्कृतिक, जैसे कि किसी दूसरे राष्ट्र के किसी व्यक्ति को यहाँ का सर्वोच्च सम्मान देकर के। ट्रैक 5 में दोस्तों अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं में कोई आयोजन करके उसमें बुला करके, मुख्य अतिथि के रूप में बुला करके संबंध सुधारना। ट्रैक 6 शांति स्थापना है, सक्रियतावाद की कूटनीति होती है इसमें, अर्थात कोई राष्ट्र, कोई देश अशांति से गुजर रहा है तो उसके प्रति सक्रियता से उसमें भाग लेना और वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास करना। ट्रैक 7 में दोस्तों धार्मिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। कोई सधार्मिक देश है तो वहां पर यह दिखा कर कि हाँ, आप जो आपका धर्म है वही हमारे देश में भी उसी प्रकार का धर्म, धार्मिक मान्यता है। या फिर वहां के किसी धर्म के प्रति कोई अनुदान दे करके, धार्मिक तत्वों का प्रयोग करके, उसको जोड़ करके। ट्रैक 8 में दोस्तों वित्तीय सहायता या अनुदान द्वारा किसी देश को, किसी राष्ट्र को वित्तीय सहायता या अनुदान द्वारा उसकी मदद लेना, उसका सहयोग प्राप्त करना, उसका समर्थन प्राप्त करना। और ट्रैक 9 में मीडिया द्वारा कूटनीति की जाती है। इसमें मीडिया के स्तर पर विदेश नीति का संचालन या कूटनीति के माध्यम से किसी राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट से हम, अर्थात नेक्स्ट वीडियो से भारत की विदेश नीति और उसका जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो संबंध है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सिलेबस है हमारा अगले वीडियो से शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।